हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल सिद्धांतों पर। तो दोस्तों कैसे हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड आज क्लास में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस मॉडल पेपर, जो कि फ्रेंड परीक्षा की दृष्टि से जीके जीएस का वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न पत्र रहेगा। इसमें टोटल 38 प्रश्न है फ्रेंड, टोटल 38 प्रश्न हैं और आपको बताना है 38 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं। दोस्तों ये 18 क्लास है, आज 18 क्लास है। इससे पहले 1 से 17 क्लास यूट्यूब पर हम अपलोड कर चुके हैं, तो जो भी फ्रेंड नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। इसकी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो सबसे पहले आप सभी दोस्तों के पास पहुँच सके। तो आइए फ्रेंड देर न करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020-21 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तु व सेवा कर के रूप में राज्य वस्तु और सेवा कर को छोड़कर दोस्तों सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है। यहाँ पर आप समझ लेना, राज्य वस्तु और सेवा कर को छोड़कर सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है। किसमें है? सीमा शुल्क में, या राज्य उत्पाद शुल्क में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क में, या बिक्री और व्यापार कर में। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य उत्पाद शुल्क में। दोस्तों सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है राज्य उत्पाद शुल्क में, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला है 39 है, भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थकरों में से पहले कौन हैं? महावीर हैं, पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ या फिर अभिनंदन नाथ। तो कौन है दोस्तों, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऋषभनाथ। ऋषभनाथ इज द राइट आंसर दोस्तों। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या दोस्तों आदिनाथ इनको कहते हैं थे। इन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता दोस्तों। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों, ठीक है। बात करें दोस्तों पार्श्वनाथ के, ऑप्शन नंबर भी दिख रहा होगा दोस्तों। पार्श्वनाथ यह जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे तथा ऐतिहासिक माने जाते थे ये दोस्तों। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे, आपको ध्यान में रखना है। महावीर कौन थे दोस्तों? तो महावीर दोस्तों ये जैन धर्म के 24वें कौन थे दोस्तों? तो ये दोस्तों 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म दोस्तों नोट कर लेना 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वैशाली कहाँ पर हुआ था? प्रश्न पूछ सकता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, तो आपको अच्छे से नोट डाउन करना अपने नोटबुक में, ठीक है दोस्तों। मॉडल पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को रोज टेस्ट लगाना है, जिससे कि पता चल सके आपकी तैयारी अभी कहाँ तक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वावधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, या राष्ट्रीय जांच एजेंसी दोस्तों आंतरिक सुरक्षा अकादमी। तो दोस्तों इसका बताना आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बी इज द राइट आंसर, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। तो दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वावधान में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी को स्थापित किया गया है दोस्तों। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की बात की जाए दोस्तों, इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1 जून, कब दोस्तों? 1 जून 2018। कब हुआ था दोस्तों? 2018 में इसकी स्थापना हुई थी। तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भोपाल में की गई थी। किनके द्वारा की गई दोस्तों? तो गृह मंत्री थे कौन था? राजनाथ सिंह, उनके द्वारा की गई थी। कहाँ पर? तो भोपाल में, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन UPZA और LR अधिनियम का सबसे अधिक पूर्ण रूप है? सबसे उपयुक्त दोस्तों
पूर्ण रूप है। उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 या फिर उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन और भूमि राजस्व अधिनियम 1950। यह दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 या फिर उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि राजस्व अधिनियम 1950। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 फ्रेंड। तो आपका यही राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले ने राज्य की जीडीपी में न्यूनतम योगदान दिया? चित्रकूट, श्रावस्ती या फिर महोबा या सोनभद्र। तो फ्रेंड आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती इज द राइट आंसर। दोस्तों मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद ने राज्य की जीडीपी में मात्र 0.25 अर्थात 0.25% योगदान दिया, जो उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों की अपेक्षा सबसे कम है। राज्य की डीजीपी में सर्वाधिक योगदान गौतम बुद्ध नगर जनपद का है, जो लगभग दोस्तों 10.12% है। कितना है? तो 10.12% है। ठीक है, आपको नोट करना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? डॉन ऑफ द वेदास, द ओरायन या फिर यंग इंडिया या फिर द कॉल टू यंग इंडिया। तो दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द ओरायन। ठीक, बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित पुस्तक द ओरियन है। क्या है दोस्तों? द ओरियन इसे बोलते हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। बात करें दोस्तों यंग इंडिया, यंग इंडिया जो कि क्या है, समाचार पत्र है। किसने लिखा? तो गांधी जी ने लिखा। किसने लिखा दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने लिखा यंग इंडिया? तो गांधी जी ने लिखा। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला है द कॉल टू यंग इंडिया। क्या है? द कॉल टू यंग इंडिया। तो दोस्तों ये किसने लिखा? तो आप सभी नोट कर लेना। ये जो है लाला लाजपत राय। किसने लिखा दोस्तों? लाला लाजपत राय ने लिखा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 44 है। 2018 से 19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे? HL दत्तू, प्रफुल्ल चंद्र पंत या फिर जयदीप गोविंद या पिनाकी चंद्र घोष। तो दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, HL दत्तू। 2018-19 के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू थे। दोस्तों इनसे पूर्व आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए तो KG बालकृष्ण थे। कौन थे? JK बालकृष्ण थे। कौन थे? इनसे पूर्व आयोग के अध्यक्ष थे। कौन थे? KG बालाकृष्ण थे दोस्तों, JK बालाकृष्ण थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों। इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? दोस्तों इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? हेनरी मोसेली या फिर पियरे क्यूरी या सैंटियागो रेमोन या फिर लुइस अल्वारेज। तो फ्रेंड आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, लुइस अल्वारेज। ठीक है,
लुइस अल्वारेज ने इंडियम परत की खोज की थी। हाइड्रोजन बबल चैम्बर के विकास के लिए 1968 तो दोस्तों 1968 में इन्हें भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह एक अमेरिकी भौतिकी वैज्ञानिक थे। कौन थे दोस्तों? तो ये एक अमेरिकी भौतिकी वैज्ञानिक थे। बात करें पियरे क्यूरी की, पियरे क्यूरी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा दोस्तों। तो यह एक फ्रांसीसी भौतिकी वैज्ञानिक थे जिन्हें मेरी क्यूरी और हेनरी बैकुरल के साथ रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए 1903 में नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। ठीक है, बात करें सैटियागो रेमोन की ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा दोस्तों। तो यह एक स्पेनिश न्यूरो साइंटिस्ट थे। कौन थे? तो स्पेनिश न्यूरो साइंटिस्ट थे। ठीक है, अगला है दोस्तों हेनरी मोसेली। कौन है? हेनरी मोसेली। तो यह एक अंग्रेजी परमाणु वैज्ञानिक थे। कौन थे? अंग्रेजी परमाणु वैज्ञानिक थे दोस्तों। जो बता रहा हूँ अच्छे से नोट करना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 46 है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? B6 का दूसरा नाम दोस्तों पूछ रहा है, दूसरा नाम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके ऑप्शन शायद यहाँ पर हैं। हाँ, इसके ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हैं। तो विटामिन B6 को आपको बताना है क्या है रासायनिक नाम। B6 ठीक है, थायमीन या नियासिन या फिर पायरिडॉक्सिन या रिबोप्लेविन। तो आपको दोस्तों बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर बताइए जल्दी क्या हो जाएगा। फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सॉरी दोस्तों, इसका जो रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। क्या है? पायरिडॉक्सिन है। ठीक है, पायरिडॉक्सिन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। दोस्तों विटामिन बी का दूसरा नाम क्या है? रासायनिक नाम तो पायरिडॉक्सिन है। बात करें विटामिन B1, विटामिन B1 तो इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? नोट कर लेना, थायमीन है। क्या है? थायमीन है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, बात करें विटामिन B3 की, तो इसका क्या नाम है दोस्तों? तो इसका नोट कर लेना, नियासिन है। क्या है? नियासिन है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अगला दोस्तों विटामिन B2 तो इसका रासायनिक नाम क्या है? रिबोप्लेविन है। क्या है दोस्तों? रिबोप्लेविन है। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का फ्रेंड, 46 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों। किसने विलिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकेंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया? बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप या फिर व्लादिमीर पुतिन या फिर स्कॉट मॉरिसन। तो दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने विलिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकेंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने वर्ष 2019 में इसके लिए कानून पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें हर साल कम से कम एक शहर को अमेरिकी द्वितीय विश्व युद्ध के हेरिटेज सिटी के रूप में नामित करना था। यह नामांकन द्वितीय विश्व युद्ध नायकों के योगदान पर आधारित है। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 48 फ्रेंड, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई? राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा।
इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे दोस्तों ये। कौन थे? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक है, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक है, तो आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने यह पुस्तक दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कब दोस्तों लिखी थी? तो ध्यान में रखना है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वर्ष 1900 कब लिखी थी फ्रेंड? तो वर्ष 1944 में। कहाँ लिखी थी? वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, प्रश्न में पूछा जाता है कि पुस्तक कहाँ लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक कब और किसने कहाँ पर लिखी थी? तो याद रख लेना 1944 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहाँ पर लिखा गया? तो अहमदनगर के किले में, अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दौरान में लिखा था। 5 महीने का वहाँ पर कारावास हुआ था, तो वहीं पर बैठकर उन्होंने पुस्तक लिखी थी। कौन? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है? 1, 2, 4, 5। तो दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, प्रश्न कह क्या रहा उसके बाद उत्तर को देना है। सबसे पहले तो आपको प्रश्न में समझना होता है कि प्रश्न कह क्या रहा है। भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार, स्वतंत्रता के बाद से दोस्तों पूछ रहा है, ठीक है। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद दोस्तों 2 बार नोटबंदी हुई थी, ठीक है। ऐसे तो 3 बार हुई थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद से कह रहा है तो 2 बार हुई थी, ठीक है। आपको भी पूरा प्रूफ करके हम बताए दे रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें पहली बार कब हुआ था। तो दोस्तों पहली बार नोटबंदी जो है वो 1946 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1946 में पहली बार नोटबंदी हुआ था, जो कि ये स्वतंत्रता नहीं हुई थी तब, ठीक है। बात करें दोस्तों सेकंड बार कब हुआ था, तो सेकंड बार दोस्तों 1978 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1978 में हुआ था। बात करें तीसरी बार कब हुआ, तो दोस्तों तीसरी बार नोट कर लेना 8 नवंबर, एक सेकंड, 8 नवंबर 2016 को हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड? 8 नवंबर 2016 को हुआ था, ठीक है। रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के संबोधन में अप्रत्याशित रूप से उच्च मूल्य वर्ग के 500 और 1000 रुपये के करेंसी नोट को प्रचलन से बाहर करते हुए उनके वैध नहीं होने की घोषणा की। दोस्तों नोटबंदी को ही विमुद्रीकरण कहा जाता है। नोटबंदी को क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो विमुद्रीकरण कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 50 है, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, या गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। तो फ्रेंड आपको बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गृह मंत्रालय, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? द 3 मस्केटियर्स, या द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, या फिर द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, या फिर द ओल्ड मैन एंड द सी। तो दोस्तों अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है आपको बताना है। इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द 3 मस्केटियर्स, ठीक है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और दोस्तों बता दें द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में। दोस्तों ये पुस्तक किसने लिखी? तो नोट कर लेना, ये पुस्तक मार्क किसने लिखी? तो मार्क ट्वेन ने लिखी। किसने लिखी? मार्क ट्वेन ने, ठीक है, आपको नोट करना है, मार्क ट्वेन ने लिखी थी। बात करें दोस्तों द डिक्लाइन एक फॉल ऑफ, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। तो दोस्तों इसके लेखक कौन है? तो एडवर्ड कौन है? एडवर्ड गिब्बन है। आप सभी नोट कर लेना, एडवर्ड गिब्बन जी हैं, ठीक है, तो आपको नोट करना है।
अगला है द ओल्ड मैन एंड द सी। तो दोस्तों इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक अर्नेस्ट हेमिंग्वे हैं। कौन है? अर्नेस्ट हेमिंग्वे। यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, आप सभी देख लेना, ठीक है। अर्नेस्ट हेमिंग वे, ठीक है। तो इसके लेखक हैं, ठीक है, द ओल्ड मैन एंड द सी के। तो पूरा प्रश्न बता दिया हूँ आपको, पूरे विकल्प समझा दिए हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 52 दोस्तों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है? एच.एल. दत्तू, प्रफुल्ल चंद्र पंत, जयदीप गोविंद, ज्ञानेश्वर मनोहर मोहे। तो दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयदीप गोविंद। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव जयदीप गोविंद जी हैं। 11 जनवरी 2019 को भारत सरकार द्वारा इन्हें NHRC का महासचिव नियुक्त किया गया। दोस्तों कब नियुक्त किया गया? तो नोट कर लेना, 11 जनवरी, ठीक है, 11 जनवरी 2019 में नियुक्त किया गया, ठीक है। भारत सरकार द्वारा इन्हें NHRC का महासचिव नियुक्त किया गया। इनके पूर्व 14वें महासचिव अंबुज शर्मा थे। इनके पूर्व 14वें महासचिव कौन थे? तो अंबुज शर्मा जी थे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 है। सूची 1 में दिए गए स्मारकों के नाम के साथ सूची सेकंड में दिए गए उन ऐतिहासिक हस्तियों के नाम का मेल करें जिन्होंने इनका निर्माण किया। लाल किला किसने बनवाया? चार मीनार भाई किसने बनवाया? लाल बाग किसने बनवाया? तो दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा 53 का। इसी तरह का प्रश्न दोस्तों पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको सब कुछ पढ़ना है, क्या चीज़ किसने बनवाया था, ठीक है फ्रेंड। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों। 53 का आपको बताना है इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी देखिए, लाल किला किसने बनवाया? दोस्तों लाल किला का निर्माण 1648 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1648 ईस्वी में किसने बनवाया? तो दोस्तों शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। किसने करवाया? तो राजाधिराज शाहजहां ने करवाया, ठीक है। तो फर्स्ट का किस में जाएगा? सेकंड के साथ चला जाएगा, ठीक है। चार मीनार किसने बनवाया? तो दोस्तों चार मीनार का निर्माण कुतुब शाही अर्थात मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया, ठीक है। तो बी का जो है फ्रेंड ये तीसरे वाले में चला जाएगा। बात करें लाल बाग, तो दोस्तों लाल बाग किसने बनवाया? तो लाल बाग सुल्तान हैदर अली ने बनवाया। किसने बनवाया दोस्तों? तो सुल्तान हैदर अली ने बनवाया। बात करें दोस्तों चार मीनार की, तो दोस्तों इसका निर्माण कब हुआ था? फ्रेंड इसका निर्माण 1591 में किया गया था। कब किया गया था? 1591 में चार मीनार का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद कुली कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब वंश ने करवाया। 1591 में ईस्वी में करवाया था, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। बात करें लाल बाग, तो 1760 में कब बनवाया गया दोस्तों? 1760 में बनवाया गया, ठीक है। 1760 में लाल बाग की नींव हैदर अली ने रखी। दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है लाल बाग की नींव किसने रखी? तो लाल बाग की नींव हैदर अली ने रखी और टीपू सुल्तान ने इसका विकास करवाया। इसका विकास किसने करवाया था दोस्तों? तो टीपू सुल्तान ने इसका विकास करवाया था। दोस्तों इसका राइट आंसर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ए इज द राइट आंसर। पहले का तीसरा होगा, सॉरी पहले का दूसरा होगा, दूसरे का तीसरा होगा और सी का फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर
क्वेश्चन नंबर 54 है, हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव या पाकिस्तान? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मालदीव। क्रीपर सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था, सॉरी दोस्तों, हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए मालदीव ने भारत के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इससे पूर्व वियतनामा भी भारत के साथ यह समझौता कर चुका था। इससे पहले दोस्तों वियतनामा के साथ भी समझौता कर चुका था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आपके क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 है, 55, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? आई लव यू। तो इस चक्कर में दोस्तों मत पड़ना, फिलहाल ये तो वायरस है, ये बिल्कुल वायरस है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ब्लास्टर, सी सैसर या क्रीपर। तो दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? तो कंप्यूटर वायरस दोस्तों बताना है इसका क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्रीपर। क्रीपर सबसे पहला दोस्तों कंप्यूटर वायरस था जो ARPANET पर खोजा गया था। यह दोस्तों 1970 के दशक की शुरुआत में इंटरनेट से पहले आया। ठीक है, 1970 के दशक की शुरुआत में इंटरनेट से पहले आया था दोस्तों। यह टेनेक्स ऑनेस्टिंग, यह दोस्तों टेनेक्स ऑनेटिंग सिस्टम के द्वारा फैला। ये किसके द्वारा फैला दोस्तों? तो टेनेक्स ऑनेटिंग सिस्टम के द्वारा फैला था ये क्रीपर जो है। बात करें दोस्तों आई लव यू की, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। तो दोस्तों इसकी बात करें तो यह भी एक कंप्यूटर ही वायरस है। क्या है? तो ये भी एक कंप्यूटर वायरस ही है दोस्तों। यह वायरस एक मेल के जरिए आता है जिसके सब्जेक्ट में आई लव यू लिखा रहता है। ठीक है, अगला है दोस्तों सैसर, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा दोस्तों सैसर। यह भी एक दोस्तों कंप्यूटर वायरस है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज एक्सपी और विंडोज 2000 को विशेष रूप से प्रभावित करता है। बात करें दोस्तों ब्लास्टर की, तो ब्लास्टर भी क्या है? यह भी एक कंप्यूटर वायरस है। इसके लवसान या MS ब्लास्ट नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इस वायरस को अगस्त 2003 में पहचाना गया था। कब पहचाना गया था दोस्तों? अगस्त 2003 में पहचाना गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 82 डिग्री 30 इंच इसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में से होकर गुजरता है दोस्तों? ये चैनल है उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? कानपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद या फिर हमीरपुर? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये इलाहाबाद से होकर दोस्तों गुजरता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 57 है, पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर या 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस या -0 डिग्री सेल्सियस? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है दोस्तों, और साथ ही 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी का सबसे कम आयतन होता है, जबकि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है दोस्तों? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमता है। ठीक है, इस कारण से जल की आणविक संरचना है। ठीक है, इसका कारण दोस्तों क्या होता है? जब 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी जब जमता है तो इसका कारण होता है कि जल की आणविक संरचना। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात। थार के रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा साझा करती है। कच्छ का रण दलदली और लवणीय नाम भूमि है। ठीक है,
तो आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 59 है। सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? सिंगापुर, तो सिंगापुर सर्टलिंग या सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर रुपया या सिंगापुर येन। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंगापुर डॉलर। ठीक है, तो सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुर डॉलर दोस्तों यह 100 सेंट में विभाजित है। इसे डॉलर चिन्हित, इसे दोस्तों डॉलर से चिन्हित किया जाता है। ठीक है, इसका इस प्रकार से चिन्ह होता है। ठीक है, चिन्ह से अथवा अन्य डॉलर मुद्राओं से भिन्नता दर्शाने के लिए $5 से प्रदर्शित किया जाता है। इससे प्रदर्शित किया जाता है $5 इस टाइप से प्रदर्शित किया जाता है, अन्य डॉलर मुद्राओं से भिन्नता दर्शाने के लिए दोस्तों इससे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसके नोट तथा सिक्के मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 60 है। उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उत्तर प्रदेश सरकार, संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक जिले में एक जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करता है, जो जिले का कार्यकारी, प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी होता है। यह जिले में कार्यरत विभिन्न सरकारी एजेंसियों के मध्य समन्वय की भूमिका निभाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 61 है। जीएसटी के लिए संविधान के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? अनुच्छेद 246 ए, अनुच्छेद 146 बी, या अनुच्छेद 122 सी, या अनुच्छेद 101 बी। तो दोस्तों 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 246 ए। जीएसटी के लिए दोस्तों संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में अनुच्छेद 246 ए जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? 246 ए जोड़ा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। बात करें दोस्तों अनुच्छेद 146 बी की, अनुच्छेद 146 बी की, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा दोस्तों। संसद द्वारा बनाई विधि के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा शर्तें भारत के मुख्य न्यायाधीश या उस न्यायालय के अन्य न्यायाधीश व अधिकारी जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश ने प्राधिकृत किया है, बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए। ठीक है, तो ये कहा गया है 146 बी में। बात करें 101 में, अनुच्छेद 101 बी में, तो कोई व्यक्ति संसद व राज्य विधानमंडल के किसी सदन दोनों का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद, नई दिल्ली, नागपुर या भोपाल में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भोपाल में स्थित है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जून 2018 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जून 2018 को तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भोपाल में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो राज्य मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भोपाल में की गई थी। पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो के तत्वाधान में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी को दोस्तों स्थापित किया गया था। ठीक है, बात करें दोस्तों हैदराबाद की, तो हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है। इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है? गूगल अर्थ, गूगल मेल, गूगल डेस्कटॉप या फिर गूगल वीडियो प्लेयर? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गूगल अर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था। उसका उद्देश्य क्या था? दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था। उसका उद्देश्य पूछ रहा, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। ठीक है, असहयोग आंदोलन पर कार्यवाही करने के लिए या हिंदू और मुस्लिम के बीच विवादों को हल करने के लिए भारत सरकार की
संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु या असहयोग आंदोलन के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए। तो दोस्तों आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया दोस्तों, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत सरकार की संरचना में सुधार हेतु सुझाव देना था। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें तो साइमन कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ के लोगों को संवैधानिक अधिकार दे दिए जाएं। इसका कमीशन में किसी भी भारतीय, दोस्तों बात करें इसमें जो है इसका कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। जो ये साइमन कमीशन था दोस्तों, इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, जिस कारण में भारत में इसका पूर्ण रूप से तीव्र गति से इसका विरोध होना चालू हो गया था, किसका, साइमन कमीशन का। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, एम्पियर की एसआई मात्रा क्या है दोस्तों। एम्पियर की एसआई मात्रा क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत प्रवाह है। क्या दोस्तों, विद्युत प्रवाह है। बात करें दोस्तों प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा दोस्तों। इसका जो एसआई मात्रक है क्या है दोस्तों, तो नोट कर लेना, कैंडेला है। क्या है, कैंडेला है। संकेत है क्या है, सीडी, इसका चिन्ह है। ठीक है, बात करें विद्युत आवेश, विद्युत आवेश ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा फ्रेंड, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश। तो दोस्तों इसका जो एसआई मात्रक है क्या है, कूलाम है। क्या है, कूलाम है। ठीक है, बात करें चुंबकीय फ्लक्स की, चुंबकीय फ्लक्स, तो इसका जो दोस्तों एसआई मात्रक है वो क्या है, वेबर है। क्या है दोस्तों, वेबर है। तो आपको नोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न यहां से स्टार्ट होता है। प्रश्न दोस्तों यहां पर है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, बताइए दोस्तों, खेल के क्षेत्र में, औषध के क्षेत्र में, या पत्रकारिता के क्षेत्र में, फोटोग्राफी के क्षेत्र में। तो दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आपको बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 अप्रैल, 14 जुलाई, 8 मार्च या 27 जुलाई को। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 27 जुलाई को। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939, कब दोस्तों, तो नोट कर लेना, 1942 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना, जिसका मुख्यालय की बात करें दोस्तों नई दिल्ली है। कहाँ पर है, इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। अतः 27 जुलाई को सीआरपीएफ स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों। बात करें 14 अप्रैल की, किसकी, 14 अप्रैल की, तो दोस्तों नोट करना सभी दोस्त, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है दोस्तों, तो अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। ठीक है, तो आप सभी को नोट करना है। ठीक है, 11 जुलाई की बात करें दोस्तों, 11 जुलाई फिलहाल इसमें है नहीं, लेकिन आपको बता दूं 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस माना जाता है। बात करें दोस्तों 27 जुलाई की, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बात करें दोस्तों 8 मार्च की, 8 मार्च की, तो 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस माना जाता है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको अच्छे से पढ़ना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 68 है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजना के संदर्भ में गलत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत योजना, महिला ई हार्ट, या फिर स्वधार गृह। तो फ्रेंड आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा।
दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार आयुष्मान भारत योजना महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा होगा। तो फ्रेंड आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना जिसे ABY कहते हैं। इस योजना की शुरुआत दोस्तों आपको बता दूं, इस योजना की जो शुरुआत है 23 सितंबर कब हुई दोस्तों? 23 सितंबर 2018 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 2018 को झारखंड की राजधानी रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है, इसमें यह कहा गया है। ठीक है दोस्तों, बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, दोस्तों बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की, तो दोस्तों इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा में सोनीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इसका लक्ष्य लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना, महिला सुरक्षा और उनका सशक्तिकरण करना था। दोस्तों बात करें महिला ई हॉट, महिला ई हॉट दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। यह एक ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जो व्यवसाय की इच्छुक महिलाओं को सहूलियत के तौर पर सरकार द्वारा समर्थित एवं प्रोत्साहन स्वरूप रूप की गई योजना है। इसकी शुरुआत की बात करें तो 7 मार्च 2016 को शुरू हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत और नेपाल के बीच विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? बनबसा या फिर काला पानी या जोग पानी या रूपीडीहा। तो दोस्तों आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। 69 का राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काला पानी। ठीक है, काला पानी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से विकल्पों में से वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट अर्थात PTA है? ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की या क्रोएशिया। तो फ्रेंड आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 70 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 71 है, योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम योग से संबंधित प्रमाण मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? तो योग से संबंधित प्रमाण मिलता है। बात करें दोस्तों यजुर्वेद की, बात करें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा यजुर्वेद। इस वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों के संकलन मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? विधि विधानों का संकलन मिलता है। बात करें सामवेद, दोस्तों सामवेद दोस्तों बात करें सामवेद की, सामवेद में दोस्तों क्या है? इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं अर्थात मंत्रों का संकलन मिलता है। ठीक है, बात करें अथर्ववेद, दोस्तों अथर्ववेद में क्या है? इस वेद में वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित आदि का विवरण दिया गया है। इस वेद में जादू टोना भी दोस्तों प्रचलन हो गया था, इसमें वर्णन किया गया है इस वेद में। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 72 है, उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रीलंका। श्रीलंका इज द राइट आंसर। श्रीलंका के साथ भारत ने नवंबर 2019 में दोस्तों न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय या समितियां हैं? 7, 8, 6, 5। तो फ्रेंड आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6। संयुक्त राष्ट्र की 6 प्रमुख समितियां हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? आप सभी सुन लीजिएगा। महासभा है, दूसरा सुरक्षा परिषद है, तीसरा न्यास परिषद है, 4th आर्थिक व सामाजिक परिषद है, 5
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, 6 सचिवालय है। ठीक है, तो यही 6 पूरे 6 हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या है। भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो 12 है, अर्थात 12। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? उत्पादन के कारकों को व्यावसायिक उद्यमों द्वारा किया गया भुगतान, या देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण, या फिर दोस्तों निजी कंपनियों द्वारा शेयर धारकों को किया गया भुगतान। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है देश की सरकार के लिए एक उद्यम या एक उद्योग के द्वारा धन का हस्तांतरण। तो फ्रेंड आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। 75 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बी इज द राइट आंसर। देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों ये आज का लास्ट प्रश्न था। तो टोटल 1 से 38 प्रश्न थे। तो दोस्तों आपको बताना है 1 से 38 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न राइट हुए, आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जहाँ तक ज़रूरत है पहुँचाइए। क्लास को शेयर करना दोस्तों। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ईमानदारी से और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी के पास बहुत जल्द पहुंच सके। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।